नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार में चुनावी बिगुल अब बज चुका है। बिहार में चुनावों का तारीखों का ऐलान इस वक्त हो चुका है। 3 चरणों में बिहार के चुनाव होने वाले हैं और इन 3 चरणों में चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में ये बड़े चुनाव इस बार होने वाले हैं। बिहार चुनाव पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। बिहार में चुनाव आचार संहिता भी लागू इस वक्त हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव इस वक्त होने वाले हैं और 3 चरणों में ये चुनाव होंगे। पहले चरण में 71 सीटों पर वोटिंग की जाएगी, 16 जिलों में ये वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 17 जिलों में वोटिंग होगी, 94 सीटों पर। तो 3 चरणों में ये चुनाव इस बार होने वाले हैं। तीसरे चरण में 15 जिलों में वोटिंग होगी, 78 सीटों पर। और इस बार खास बात ये रही है कि जो पहले समय रहता था उसमें 1 घंटा बढ़ा दिया गया, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगे, ये भी जानकारी दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयुक्त की तरफ से। और साथ ही उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर इस बार देनी होगी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में कई सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। दागी नेताओं को अपनी डिटेल मीडिया को भी देनी होगी, अखबारों में छपवानी होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि हर बूथ पर थर्मल स्कैनर होगा और 1000 वोटर वोट कर पाएंगे एक बूथ पे। 5 से ज्यादा लोग एक घर जाकर के प्रचार नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के दुरुपयोग करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। कोरोना मरीज भी इस बार वोट डाल सकेंगे। कोरोना मरीज आखिरी घंटे में वोट डाल पाएंगे, यानी कि कोरोना मरीजों का भी इस दौरान ध्यान रखा गया है। बिहार चुनाव पर चुनाव आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बिहार में चुनाव आचार संहिता भी इस वक्त लागू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चुनाव होगा 28 अक्टूबर को, दूसरा चुनाव होगा 3 नवंबर को और तीसरा चुनाव होगा 7 नवंबर को। और उसके बाद में नतीजे आएंगे 10 नवंबर को, यानी कि 14 नवंबर को दिवाली है। और देखना होगा कि इस बार कौन सी पार्टी दिवाली अच्छे से मनाती है, क्योंकि उससे पहले ही नतीजे इस बार आ जाएंगे। 10 नवंबर को ये नतीजे आने हैं। 3 चरणों में चुनाव होगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू हो चुकी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधिक जानकारी के साथ इस वक्त हमारे मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी भी इस वक्त जुड़ गए। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। तो सबसे पहले मैं अरुण जी से आपसे पूछना चाहूंगी। अरुण जी, जब पिछली बार 2015 में बिहार में चुनाव हुए थे तो उस वक्त 5 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार कोरोना काल है, कोरोना काल में सिर्फ 3 चरणों में चुनाव है। देखिए, जो चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है, अब वो कैसे प्रबंधन करेंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन निश्चित तौर से ये स्पैन ज्यादा होता, 5 टर्म में होता। अरुण जी को आवाज नहीं आ रही है, मुझे तो आ रही है। क्योंकि ये चुनाव जो 3 टर्म में रखा गया है और कोरोना एक है, बाढ़ दूसरा है और बाढ़ पूरे उत्तर बिहार में है। फर्स्ट फेज में ही वहाँ रखा गया है, सीमांचल और ये इलाके में। तो यहाँ बाढ़ की स्थिति है, अभी भी पानी है उस इलाके में और बाढ़ की त्रासदी से लोग निकले नहीं। लेकिन चुनाव को इन मानवीय त्रासदी के ध्यान में नहीं रखा गया। पता नहीं चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनकी भूमिका होनी चाहिए, हम सुधार भी करते हैं। चुनाव थोपा गया है तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये बहुत ही भयंकर स्थिति है बिहार में, कोरोना का भी और ये भी। अब वर्चुअल को चुनाव नहीं मानते हैं जब तक संवाद नहीं होता है। लोकतंत्र में संवाद का महत्व है और ये वर्चुअल कह रहे हैं तो इनका पक्ष है। मैं तो कहता हूँ कि वर्चुअल से बड़े पार्टियों, पूंजीपतियों और पूंजीपतियों की बात रखने वाली पार्टी, उनकी इच्छा रखने वाली पार्टियों की तरफदारी होगी। जो गरीब लोग हैं, जो छोटी जमात है, जिनके पास बड़ी पूंजी नहीं है, एलईडी और वर्चुअल रैली की संसाधन नहीं है, लोकतंत्र में एक उनके साथ नाइंसाफी है। मैं ऐसा कहता जी। इस वक्त हमारे साथ में आशुतोष जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष जी,
यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि पिछली बार जब कोरोना नहीं था उस दौरान 5 चरणों में चुनाव हुए थे बिहार में, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए भी 3 चरणों में चुनाव इस बार रखे गए हैं, जबकि उसके उलट अगर देखा जाए तो कई देशों ने, लगभग 70 देशों ने अपने चुनावों को टाल दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, मैं आपसे भी ये शेयर करना चाह रहा था कि जब खुद चुनाव आयोग ये स्वीकार कर रहा है कि 70 देशों में इस पेंडेमिक की वजह से चुनाव को टाला गया है, तो ये हड़बड़ी क्या थी यहाँ पे? यहाँ चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी विभीषिका से पूरा देश गुजर रहा है और बिहार की स्थिति सबसे वल्नरेबल है। अभी डॉ जोन्स की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें भारत को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विभत्स बतलाया गया है कि यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है कोरोना के मामले में, और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। रोज ब रोज केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो रिपोर्ट आ रही है, मीडिया में जो रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है और संक्रमण के भी दर कम हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आपने 3 चरण की बात की। इस बार 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में दशहरा है और दशहरे के बाद एकदम से ये पहला मतदान हो जाता है 28 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर से नोटिफिकेशन हो जाता है। आज 25 सितंबर है, 5 दिन का वक्त है। जो पहले चरण की जो वोटिंग, पहले चरण का जो जिनको नॉमिनेशन करना है, बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी लास्ट दौर में चल रहा है, उनको सिंबल मिलना है। तो ये तो आप डेमोक्रेसी में चुनाव में शामिल होने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। जिन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको अविलंब सिंबल पहले तो दिया जाए, और दूसरी बात ये हो रही है कि वर्चुअल रैली के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि आप संबोधित करेंगे जनता को। सच्चाई ये है कि हजारों बूथ, जिनकी संख्या लगभग 60-70% है बिहार के ग्रामीण इलाकों में, और ग्रामीण इलाकों में वर्चुअल रैली से कैसे लोगों को संबोधित कर पाएगा? तो ये जो एक प्रकार से रोक है, ये जो बाधा है, इसको खत्म करना चाहिए चुनाव आयोग को, और उसकी संख्या बढ़ाई जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग किया जाए। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि कहीं पर 100 लोगों की इजाजत दी गई, कहीं 200 लोगों की इजाजत दी गई, और अब धार्मिक सभाओं के लिए और राजनीतिक सभाओं के लिए या शादियों के लिए या कोई भी सोशल गैदरिंग के लिए। तो अगर चुनाव आयोग एक तैयारी करके ये कहे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए, उसका पालन करते हुए आप 100 लोग 200 लोगों के बीच में जाकर के बातचीत कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, तो ये अनुमति चुनाव आयोग को देनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में वर्चुअल रैली से लोगों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। ये एक सच्चाई है। जी अरुण जी, जिस तरीके से कोरोना काल को देखते हुए इन चुनावों का तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन खास बात यह है कि बिहार में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार इजाफा हो रहा है संख्या में, उसके बावजूद भी चुनाव कराना कितना सही लगता है आपको? देखिए, हमने शुरू में ही कहा कि चुनाव लोकतंत्र में अपनी समय पूरा होने पर एक संवैधानिक अनिवार्यता है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन असामान्य परिस्थिति में चुनाव कराना उचित नहीं है। असामान्य परिस्थिति में संविधान में भी प्रावधान है, आपात स्थिति में हम इसे टाल सकते हैं, और यहाँ देश में ये चीजें चली आ रही है। लेकिन पता नहीं चुनाव आयोग किस फैसले से चीजों को देख रही है, और यहाँ की जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल विपरीत हैं। आप एक तरफ लॉकडाउन करते हैं, सरकार को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए था, एक तरफ लॉकडाउन करते हैं कम जब बीमारी हो, और जब बड़ी बीमारी फैल गई है, संख्या इसकी बढ़ी हुई है, तब आप चुनाव करा रहे हैं जिसमें संपर्क का बड़ा महत्व है, और इसमें बिना संपर्क का चुनाव हो तो हम समझते हैं कि लोगों के साथ एक मुद्दा मजाक है। और ऐसी परिस्थिति में ये चुनाव हो रहा है कि सारा विकट परिस्थिति लोगों के सामने है। अभी तो त्रासदी झेल रहे हैं। आप देखिए, लाखों लोग बाहर से आए, उनके पास कुछ लोग वापस गए हैं, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी बिहार में रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब इस तरह की परिस्थिति में चुनाव छुपा जा रहा है, तो चुनाव का तो सामने पॉलिटिकल पार्टी करेंगी, सामान्य जन भी करेंगे, लेकिन यह बिल्कुल
मानवीय दृष्टिकोण से आज परिस्थिति जी आशुतोष जी, जिस तरीके से कोरोना काल में अब चुनाव तो होने हैं, लेकिन वर्चुअल रैली, क्योंकि बिहार में कई जगह ऐसी है जहां पर लोग मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करते, या यूं कहें कि नेटवर्क इतना नहीं है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शायद वर्चुअल रैली उतना असरदार नहीं होगी। ऐसे में कैसे चुनावों को कराया जाएगा, कैसे में पार्टियां लोगों तक पहुंच पाएंगी? अभी मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के आईटी मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 4000 या 5000 गांव में फाइबर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा रही है। अब वो कब पूरा होगा इसकी कोई अभी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन अभी घोषणा हुई है कि फाइबर गांव ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और उन्होंने कहा कि 5000 गांव में इसकी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन क्या ये 1 अक्टूबर तक हो जाएगी? ऐसा नहीं है। वाईफाई वहां पर काम करने लगेगा? ऐसा नहीं है। और ग्रामीण इलाकों में अभी तक इंटरनेट उतना स्मूथ नहीं हुआ है और कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। अब सवाल है कि ये जो रैली करना चाहते हैं वर्चुअल रैली के बारे में क्या जानकारी है चुनाव आयोग? क्या उन्होंने बिहार की जो पार्टियां हैं, जो आंचलिक पार्टियां हैं या और जो पार्टियां हैं, उनसे कोई विमर्श किया उन्होंने? उनको क्या फीडबैक मिला है? वर्चुअल रैली कैसे होता है, उसकी टेक्नोलॉजी मालूम है? क्या वो सोशल मीडिया के माध्यम से जाना चाहते हैं? कैसे जाना चाहते हैं? वो यूट्यूब से जाना चाहते हैं या अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करके जाना चाहते हैं? अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए किस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की आवश्यकता होती है, ये चुनाव आयोग को नहीं मालूम है। इसका मतलब है कि जो माइटी हैं, जो मजबूत हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न पार्टियां हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वर्चुअल रैली में तो चले जाइए। ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है और ये डेमोक्रेसी को कैप्टिव बना रही है। और मेरा चार्ज है चुनाव आयोग के ऊपर कि वो एक प्रकार का अनर्गल आदेश दिया है उन्होंने। चुनाव आयोग को ये वापस लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि चुनाव को कम से कम 4 महीने 3 महीने एक्सटेंड करना चाहिए था, और उन्होंने ये गलत किया है। आप देखिए कि 24 तारीख को आप अनाउंसमेंट करते हैं, 1 तारीख को पहला नोटिफिकेशन होता है और 10 नवंबर तक आप चुनाव करा लेते हैं। वाह वाह, ये तो कमाल की बात हो गई। और उसके बाद 5 आदमी जाकर के तैयारी करेगा, 5 आदमी ही कैंपेन में शामिल हो पाएगा। तो ये मास्क के बेचने का धंधा शुरू होने वाला है क्या? सैनिटाइजर बेचने का धंधा शुरू होने वाला है क्या? तो ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी के लिए ये मतदाताओं के ऊपर अत्याचार है। और अब ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ये मेरा चार्ज है चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कतई नहीं है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी पेंडेमिक है, बिहार में इतना बड़ा पेंडेमिक है, इतनी बड़ी विभीषिका से यहाँ के लोग गुजर रहे हैं, लोग अपने मौत को हाथ में लिए हुए हैं। इनका पर्यवेक्षक आया था कुछ दिन पहले पटना, घूम करके लौट करके गए कि क्या हालात हैं यहाँ पर, क्वारंटीन सेंटर्स के क्या हालात हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको 11th आवर में आप अलाउ कर देंगे। क्या मतलब हुआ इसका? जी, जिस कोरोना के पेशेंट आपको क्वारंटीन रहना है, उनको कह रहे हैं कि आप जाइए और जाकर के मतदान कराइए। कहाँ मतदान करेंगे? वो ऑनलाइन वोटिंग होगी। ये क्या कहना चाहते हैं? ये पूरा फॉल्ट लाइन है इसमें। और अगर किसी को इस नोटिफिकेशन में, इस घोषणा में फॉल्ट लाइन नजर नहीं आता है, इसका मतलब है कि सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है और इसमें निश्चित रूप से कोई दुष्चक्र चल रहा है। ये डेमोक्रेसी को कैप्टिव बनाया जा रहा है। ये इस घोषणा का प्रतिकार करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं। मैं तो एक निष्पक्ष पत्रकार की हैसियत से मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग के पास, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट गई थी पार्टियां, सुप्रीम कोर्ट पहले पहुंच गई, उनको नहीं जाना चाहिए था। अब आया है वक्त, अब जो नोटिफिकेशन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर आप हमारे पास आइएगा। तो आज नोटिफिकेशन हो गया है, पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि अभी वस्तु स्थिति क्या है, हालात क्या है। पर्व का माहौल है, अभी दशहरे की तैयारी होगी, कौन कैंपेन करेगा? उसके बाद छठ है, उसके बाद दीपावली है। आप पहले कोई तैयारी कीजिए, या तो दशहरे के बाद दीपावली, छठ के बाद कर लेते आप। 29 तारीख तक है तो आप उसके पहले करते, अगर आपको 3 चरण में ही करना है। लेकिन आप 24 को घोषणा करते हैं और 1 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाता है। ये पूरी तरह से लेवल प्लेइंग ग्राउंड मुहैया नहीं कराना हुआ, और ये चुनाव आयोग के मंशा पर अब संदेह हो रहा है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह हो रहा है। और इसे हम जैसे पत्रकारों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं संजोगवश बिहार में हूं और बिहार के ग्रामीण इलाकों में घूम रहा हूं।
यहाँ जो हालात हैं, आप इंटरनेट को छोड़ दीजिए, नॉर्मल फोन पर बात नहीं हो पा रही है। वर्चुअल रैली करेंगे, किसकी वर्चुअल रैली होगी? अभी आया, सुनने में बात आई कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की वर्चुअल रैली हो रही है। आरजेडी की हैसियत नहीं हो रही है कि जो सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है। जो अन्य पार्टियां हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वर्चुअल रैली के माध्यम से पहुंचा जाए। फिर उनके पास कोई एक ही चारा रह जाता है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से जाए, और सोशल मीडिया पर इनके बहुत सारे रूल्स होंगे। उनको कह दिया जाएगा कि नोटिफिकेशन के बाद रूल्स आ जाएंगे कि आप ये प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप ये प्रचार नहीं कर सकते हैं, ये पेड न्यूज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हर तरह से एक प्रकार से जो अन्य पार्टियां जो इसमें शामिल होना चाह रही हैं, उनको आप शामिल नहीं होने दे रहे हैं। इस आज के आदेश के बाद ये स्पष्ट हो गया कि कोरोना भी एक प्रकार की बहुत बड़ा एक मखौल उड़ रहा है। कोरोना का भी, आप कोरोना के समय में आप परीक्षार्थी को अलाउ कर देते हैं एग्जाम के लिए, उस पर भी विरोध हुआ, इतना बड़ा विरोध हुआ। प्रधानमंत्री के मन की बात, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के मन की बात को इस तरह से डिसलाइक किया गया, और कोई डिसलाइक उनके किसी दूसरे पेजेस पे नहीं हुए हैं। ये उनके ट्विटर हैंडल पर है, उनके यूट्यूब अकाउंट पर है, उनके फेसबुक हैंडल पर है। ये प्रधानमंत्री को समझना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और मेरा तो आग्रह है कि सभी विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आपका जो सवाल है यही मैं अब अरुण जी से पूछना चाहूंगी कि क्या अब उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगी इस पूरे मामले को लेकर के? भाई, हम लोगों की पार्टी बहुत साधारण संसाधनों से चलती है, लेकिन हम कहेंगे कि जो सक्षम पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो समझते हैं इस अराजक स्थिति में, इस पैंडेमिक माहौल में, इस बाढ़ के माहौल में, कोरोना के माहौल में चुनाव नहीं कराना चाहिए, जिनके पास चुनाव आयोग में ये कोर्ट में भी जाने के लिए संसाधन चाहिए, तो लोगों को जाना चाहिए। हमारे पास तो साधन नहीं है, नहीं जा पाएंगे, लेकिन विचार जरूर हम कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से। चुनाव आयोग इस पर विचार करें। सामान्य परिस्थिति नहीं है, कंडीशन माहौल नहीं है, आप इसमें आवाम को धकेल रहे हैं, रिस्क है, काफी रिस्क है। कितने लोगों में आप फैलेगा, जो चुनाव कराएंगे उनको फैलेगा, और इसकी संभावना ये समझ रहे हैं, इसीलिए इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए मास्क की बात कर रहे हैं, सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं। थोड़ा माहौल सामान्य होने के बाद चुनाव कराते तो अच्छा। जी, लेकिन अरुण जी, अब चुनावों की तारीखों का तो ऐलान हो ही चुका है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी आपकी पार्टी के पास में, आपकी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। अब हमारे वर्कर पहुंचेंगे, सारे नेता लोग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वर्कर पहुंचेंगे। हम तो घूमते रहे हैं, हमको कोरोना का प्रवास किए बिना पूरे बिहार में हम घूमते रहे हैं, कोई बंद नहीं रहे, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमको कोरोना अभी तक नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि कोरोना नहीं होगा भी तो बात होने का है। लेकिन ये जरूर हम अपने वर्कर के साथियों को, चुनाव में जो पदाधिकारी सब इन्वॉल्व होंगे उसकी चिंता है हमको। योगा करते हैं और अलर्ट रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर से जो लोग सामान्य रोग से भी ग्रसित हैं, जिनको कई तरह की बीमारियां हैं, इस माहौल में इस तरह के चीज को थोपना आवश्यक है, लेकिन इसको टाला जा सकता था। और अभी भी हम इतना ही कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी न्यायपालिका से गुहार लगाए, और हम लोग भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आवाम में ये जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है चुनाव आयोग पे, पुनर्विचार करना चाहिए। जनता के हित में ही न सोचेंगे, वो सिर्फ चुनाव कराना उनकी फॉर्मेलिटी नहीं है, यहाँ के सामान्य स्थिति का भी ध्यान जी। आशुतोष जी, क्योंकि बिहार में जो सरकार है उसका जो समय सीमा है वो भी 29 नवंबर को खत्म हो रही है, शायद इसीलिए यही वजह रही होगी कि चुनावों को कराना जरूरी हो गया। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन चुनाव आयोग के पास में था? देखिए मैडम, एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिए। ये सरकार, हमारी केंद्र सरकार कहती है कि ये पेंडेमिक है, कोरोना है, और इसको हवाला देती है कि क्या पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ वो गलत था। मैं तो लॉकडाउन पर ही सवाल उठा रहा हूँ।
लॉकडाउन पर मेरा पहला सवाल, और आज से नहीं, मैं कई महीनों से ये सवाल उठा रहा हूं कि जिस लॉकडाउन को आपने किया उसकी कोई डाटा का एनालिसिस आपके पास नहीं है। आप अब इस पर आ पाइए कि अगर दुनिया के अन्य देशों ने लॉकडाउन किया तो आपने भी लॉकडाउन किया। चलिए, हमने स्वीकार कर लिया लॉकडाउन, हमारी जान की रक्षा हो गई। तो आज दुनिया के 70 देशों ने चुनाव को टाल दिया है, आप उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? जी, ये कैसी मंशा है? ये सरकार स्पष्ट करे कि अगर दुनिया के 70 देशों ने चुनाव को टाल दिया तो बिहार में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है जिसकी वजह से चुनाव करा लो। इसके पहले भी चुनाव मुलतवी हुए हैं। आप 6 महीने का प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, क्या परेशानी है? जब बिहार की जनता कह रही है, बिहार की वो पार्टियां कह रही है जिनको हड़बड़ी होनी चाहिए थी सत्ता से बेदखल करने की, वो पार्टियां कह रही हैं कि नहीं, अभी चुनाव का वक्त नहीं है और आप हमें चुनाव प्रचार की गतिविधियों से वंचित कर रहे हैं, हम जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि कोरोना की विभीषिका है, हम अपना जान बचाएंगे, जनता की जान बचाएंगे कि सत्ता की लड़ाई में शामिल होंगे, चुनाव में हम शामिल होंगे। जब विपक्षी पार्टियां खुल के कह रही हैं कि भाई आप इस चुनाव को कुछ दिन के लिए टाल दीजिए, दुनिया के 70 देश अपने अपने देशों में चुनाव को टाल दिया है, उन्हीं देशों का आप अनुसरण करते रहे हैं लॉकडाउन के मामले में कि अन्य देशों में लॉकडाउन हुआ है, हमें भी लॉकडाउन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा तो हेल्थ केयर सिस्टम बेकार है। आप उसका हवाला देकर तो अपने यहाँ लॉकडाउन कर लेते हैं। 70 देशों में चुनाव को टाल दिया गया और आप अपने यहाँ टाल नहीं रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है और ये सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा। और ये डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार को अगर ये भ्रम हो कि वही सत्ता है तो ये गलत है और चुनाव आयोग को भी ये तय करना चाहिए, वी आर द डेमोक्रेसी, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी, वी सिटीजन्स आर डेमोक्रेसी। चुनाव आयोग को हम इलेक्ट करते हैं, हम जनता, हम भेजते हैं सरकार बना करके, वो फिर कमीशन गठित होता है और तब उनकी ऑटोनोमस बॉडी के रूप में पहचान होती है। तो जनता जनार्दन सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा सत्ता का जो केंद्र है वो जनता है और जनता की उपेक्षा हो रही है। और वी फ्रॉम मीडिया, वी आर नॉट द सबऑर्डिनेट पिलर ऑफ चुनाव आयोग एंड सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव, वी आर द पैरेलल पिलर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एनी पिलर ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मीडिया को ये सवाल पूछना चाहिए कि ये बिल्कुल जायज सवाल है कि अगर कोरोना की ये स्थिति है जहां लाखों केसेस हो रहे हैं, नॉर्मल डेज में लोग निकल नहीं रहे हैं, आपके सब कुछ बंद पड़े हुए हैं, यकायक आप खोलने लगे, सब कुछ ठीक करने लगे, तो दो बात स्वीकार कर लीजिए, या तो सरकार स्वीकार करे कि कोरोना एक फार्स है और लॉकडाउन करना ठीक नहीं था और इस जो इकोनॉमी चौपट हुई है वो एक गलत निर्णय था। आप अगर कोरोना के साथ ही हमें जीना है, कोरोना के साथ ही हमें जीने की आदत डालनी है तो हम लॉकडाउन क्यों किए? ये 7 महीने तक हमने अपनी बिल्कुल आशुतोष जी, आपका सवाल एकदम जायज है और इस वक्त हमारे साथ में हमारे दूसरे मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं, अरुण जी, जिस तरीके से अगर बात करें तो छोटी पार्टियां अब कैसे अपने लोगों तक पहुंचेंगी, जनता तक पहुंचेंगी? इसीलिए छोटी पार्टियां अपनी बात नहीं कर पाएगी। जो पिछले दिनों में कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ बिहार में, अन्य भ्रष्टाचार हुए, कैग के रिपोर्ट के बाद भी सृजन के घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये सब सवाल हैं। सरकार इसको दबाना चाहती है, इसीलिए वर्चुअल रैली, एक पक्षीय संवाद और दूसरी तरफ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो जनता की सवालों को जीतती रही है, जो जनता तक इन बातों को ले जाना चाहती है, उनसे उन्हें महरूम किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पे हम लगातार पहले भी मांग करते हैं कि इसको बढ़ाया जाए, सामान्य होना जाए। एक्चुअल रैली करने से रियल डेमोक्रेसी की बात होगी और जनता की आवाज सुन सकेगा, सदन भी, विपक्ष भी और सभी लोग, आवाम, जनता भी। इसलिए बात लोगों तक नहीं जाए, एक पक्षी बात हो। आज तो सत्ता पक्ष इस तरीके से अखबारों पर कब्जा रखता है और टीवी पर कब्जा रखता है, मीडिया पर कब्जा हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो छोटी पार्टियों के लिए कोई विकल्प नहीं है। एक्चुअल वर्चुअल, इसलिए इस अभिशाप को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है लोकतंत्र की दृष्टि से। और चुनाव आयोग की पार्टी का भी आपने उनको मान्यता दी है, को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए रखा है। निश्चित तौर से आपको भी चुनाव आयोग को निष्पक्ष
और फिर उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनका इंटरेस्ट आवाम के लिए, पार्टी के लिए नहीं है। उसकी जो जो चीजें होती हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी के साथ है, और उतना ही छोटी छोटी लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी है, पार्टियों को भी है। इसलिए इसकी कस्टोडियन में चुनाव है, चुनाव आयोग को इसमें निष्पक्ष भाव रखना चाहिए। ये सरकार और बड़ी पार्टी जिन्होंने गलत तरीके से अर्जित किया है, उनके लिए जनता का बड़ी कमाई का पैसों का दुरुपयोग वर्चुअल रैली में होगा। लेकिन एक्चुअल जो रैली करने वाले हैं वो बिल्कुल फर जाएंगे अपनी बातों को पहचाने और आवाम को समझाने। इसलिए निश्चित तौर पर चुनाव आयोग जी। इस वक्त आशुतोष जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चुनावों को लेकर के पार्टियां अब किस तरीके से जनता के पास पहुंच सकती हैं, उनके पास क्या कुछ ऑप्शन रहेंगे? क्योंकि सिर्फ वर्चुअल तरीके से एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर रैली निकालती है तो रैली में सिर्फ 5 गाड़ियां अलाउड है, अगर घर घर जाकर के प्रचार किया जाता है तो उसमें भी सिर्फ 5 लोग अलाउड किए गए हैं। नहीं, आपको देखिए, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्यूबा के तरह का है, फिडेल कास्ट्रो के तरह का है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो हमारी सरकार का जो कुछ नक्शा है वो ठीक नहीं है और ये गलत है। आप बड़ी पार्टियों को कह रहे हैं वर्चुअल रैली कीजिए, उनके पास पैसा है। छोटी पार्टियों के पास पैसा नहीं है, वर्चुअल रैली का वो संसाधन जुटा नहीं सकते, मुश्किल है। इंडिपेंडेंट जो मान लीजिए कि कैंडिडेट हैं, वो कौन सा वर्चुअल रैली करेंगे? 5 की तादाद में जाएंगे, इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को रोक रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये बात स्वीकार करना चाहिए कि चुनाव आयोग ये डेमोक्रेसी है। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 50 खड़ा होना चाहता है, वो खड़ा होगा, ये जनतंत्र है, आप उसको खड़ा होने दीजिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये 2 पार्टी सिस्टम हो जाए, ये 2 पार्टी सिस्टम हो गया और 2 पार्टी मिलकर के अपना काम कर लिया। तो ये पहली बात तो इन्होंने किया कि वर्चुअल रैली का एक सुगुफा छोड़ दिया कि बड़ी पार्टियों को फायदा पहुंचा दिया। जो छोटी पार्टियां हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप कैंपेन में 5 आदमी से ज्यादा नहीं जाएंगे, 5 गाड़ी लेकर के ज्यादा नहीं जाएंगे। नॉमिनेशन में तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नॉमिनेशन, कहीं ना कहीं ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर जब 70 देशों ने चुनावों को टाल दिया तो हमारे देश में चुनावों को क्यों नहीं टाला गया? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब सारे में लॉकडाउन हुआ तो हमारे देश में भी लॉकडाउन हुआ, केसेस लगातार बढ़ रहे, उसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि चुनावों कराना पड़ा? आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी को समय देने के लिए। तो अब एक ये सवाल सबके सामने सुख बना हुआ है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि चुनाव कराना बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि कोरोना काल में जहां एक तरफ लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, हर कोई पॉजिटिव नजर आ रहा है, ऐसे में ये इस तरीके से चुनावों को कराना, हालांकि कई सारी चीजें सैनिटाइजर हो गए या तमाम चीजें भी रखी जाएंगी, लेकिन क्या ये सही है? कहीं ऐसा तो नहीं ये कोरोना पॉजिटिव की आंकड़ा और ज्यादा बढ़ा दे? ये वाकई देखने वाली बात होगी। साथ इसके अलावा एक चुनौती भी है इस बार पार्टियों के लिए, क्योंकि जो रैली होंगी वो वर्चुअल तरीके से होंगी। अब ऐसे में चुनौती होगी कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों तक पार्टियां कैसे पहुंचेंगी, लोगों तक कैसे पहुंचेंगी, एक बड़ी चुनौती इस दौरान पार्टियों के साथ होगी। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ अभी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।